हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई पारिवारिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। काकी बहुत बूढ़ी हो गई थी, सब लोग शहर में रहने लगे। पतोहू आई तो देखो हमारी काकी कैसे बिस्तर से खड़ी हो गई। पड़ोस की मालती भाभी ने स्नेह भरा उल्हाना 80 साल की गोमती काकी को दिया, तो वह गीता की बलैया लेते हुए बोली, अरे पतोहू तो बेटी सी ही लागे है। अब बताओ, बेटी आए तो क्या मैं बिस्तर पर पड़े रही? काकी सास की बात सुनकर वही खरी रोशन अपनी बहू गीता को देखकर मुस्कुरा दी। मैं तो काका काकी की आवाज भी याद बहुत कर रही थी। दीपक और उसके पापा को हमेशा मैं बोलती हूँ, गाँव चलो काकी से मिलाते हैं। आज 1 घंटा पहले तक दिल धड़क रहा था। काकी सास की तबीयत खराब है, कितनी खराब है। इस संयम को लेकर वह सब अलवर से चले गए थे, पर बहुड़िया आई है कि सुगबुगाहट के बीच बिस्तर पर पड़ी काकी सास ने जो आंखें खोली तो मानो संजीवनी पा गई। गांव से अड़ोस पड़ोस के लोग भी रोशन और उनकी नई नवेली बहू गीता को देखने अपने अपने घर से निकल आए। सब आश्चर्य में पड़ गए। वो पिछले 4 दिन से खटिया पड़े पकड़े गोमती काकी गीता को देख खांसती खांसती उठ बैठी, और बिस्तर पर बैठे बैठे ही नहीं, बहू के घर आने पर निभाई जाने वाली लोकाचार संभावित निर्देश कमजोर आवाज में देने लगी। काकी सास को चैतन्य देखकर काका ससुर बिन नववधु के कदम शुभ मानते हुए फूले नहीं समाये, कह रहे थे, वाह तुम लोग थोड़ा पहले आ जाते तो इनकी सेवा ना करनी पड़ती। रोशन काका के स्वर से छलकी पड़ी रही थी। खुशी का मिलान उस रुआज स्वर में करने लगी जिसे पिछले हफ्ते फोन पर सुना था। तुम्हारी काकी पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी। बुखार टूट ही नहीं रहा। घबराहट होती है, जाने क्या होगा आगे। एक बार सब परिवार तुम लोग आकर मिल जाते तो दीपक की बहू को देखने की उनकी साध पूरी हो जाती। काकी की दबी दबी सी मिन्नत पर वह धर्म संकट में पड़ गई थी। बहू को लेकर जल्दी ही गांव आएगी, यह करार तो हुआ था काका काकी के साथ। इकलौते बेटे दीपक की शादी में का, काकी की वृद्धाश्रम और अस्वस्थता के चलते शादी में शामिल ना हो पाने का मलाल काका काकी के साथ उसे भी रहा था। सो फोन पर ही काका काकी को तसल्ली देते हुए वादा कर बैठी थी, वो बहू को गांव के ढिढोरी पुजवाने लेकर ही आएगी। पर 6 महीने हो गए, जाना नहीं आए। वाले इस पृथक घर में जहां अब केवल काका काकी रहते थे, वहां कभी पूरा कुनबा रहा करता था। वह खुद भी बहू बनकर घर की संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी। उस वक्त घर पर सब लोग साथ रहते थे, पर समय के साथ संयुक्त परिवार सिकुड़ते हुए महज काका काकी तक सिमट गए। नौकरी लग जाने के बाद सभी ने शहरों का रुख कर लिया। परिवर्तन के दौर में गांव के घर में शहरों वाली जरूरत सुविधाएं जुटाने के बावजूद गांव से किसी को जाने से रोक नहीं पाया। इस तरह परिवार छोटा हो गया। गांव से नाता बस नवविवाहित बहू या बच्चों के जन्म पर ढियोडी पर गांव फिराने तक ही रहा। बस काका काकी से ही गांव नहीं छोड़ा गया। बेटे साथ ले जाने की जिद करते तो वे कहते, जब हम दोनों में से कोई एक रह जाएगा तो आकर ले जाना। इस तरह हम लोग काका काकी से अलग रहने लगे। इधर रोशन ने जब भी काकी सास का हालचाल लेने के लिए फोन किया तो उनकी उल्हाना सुनने को मिला। लगता है दीपक की बहुड़िया देखे बगैर बुलावा आ जाएगा। तुम लोग मिलने भी नहीं आती हो। ना जाने शहर में तुम लोग कितनी बिजी रहने लगी हो। कहीं सच में गोमती काकी चली गई तो अफसोस रह जाएगा। ये सोचकर उसने बीते कल ही हिम्मत करके पति और बेटे के सामने बात छेड़ी। सुनो गीता, गांव नहीं जा पाई, तुम लोग कहो तो सुबह गांव बात पूरी होने से पहले ही पति और बेटे से खारिज कर दी। कैसी बात करती हो? कल गीता की मायके जाने की तैयारी है और तुम गांव जाने की बोल रही हो? हाँ मम्मी, गांव फिर कभी।
दीपक ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाने में देरी नहीं की, तो वह दबी जुबान में बोली, जिस तरह से काकी आजकल आए दिन बीमार रहती है, डर ही लगता है। छलांस मौन के बाद दीपक के पापा से बोली, मैं तो कहती हूँ दीपक और गीता दिल्ली जा ही रही है, इन्हीं के साथ गांव तक हम भी चल पड़े। 2-4 घंटा रुककर दीपक गीता दिल्ली निकल जाएंगे। हम रुक जाएंगे। मैं काकी के साथ तीज मनाकर 2-1 दिन में तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। एक पंथ दो काज हो जाएगा। उसकी बात पर सब विचार में पड़ गए। मुख्य अड़चन तो गीता के मायके जाने वाले कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर आनी थी, पर वो कार्यक्रम तो जस का तस था। फिर इस तरह से गीता को गांव में 1-2 दिन रुक जाने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। गांव फिराने की औपचारिकता के लिए इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल था। सोच विचार के बाद दीपक के पापा ने इस कार्यक्रम पर मुहर लग ही गई। कार से जाना है और अलवर से दिल्ली के रास्ते ही तो गांव आता है, इसलिए ना कहने का कोई बड़ा कारण भी नहीं था। बस फिर क्या था, अगले दिन ही सुबह तड़के सब निकल पड़े। रास्ते भर मन बेचैन था। सबके मन में ऊहापोह थी कि ना जाने काकी किस हालत में होगी। कुछ घंटे बाद सब गांव पहुंच जाते हैं, मानो जैसे अपना जैसा महसूस हो रहा है। काकी अपने बिस्तर पर लेटी थी, मानो जैसे वो हम लोग की राह ही देख रही थी। काकी की नजर जैसे ही हम लोग पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाती है। सालों बाद सावन में घर में रौनक आई है। महाराजिन की तेज आवाज पर रोशन सोच विचार के घेरे में बाहर आई। चहल पहल के बीच काकी ने महाराजिन को त्योहारों में बनाने वाले पकवानों की सूची बना दी। रोशन नोटिस कर रही थी कि काकी गीता को ऐसे घूर बैठी थी मानो वह कोई गुड़िया हो और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना ना चाहती हो। कभी वह उसकी नरम नरम उंगलियां सहलाती, तो कभी मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर टिका देती, गोया कि वह किसी भी कीमत में उसे आंखों से ओझल ना होना देना चाहती थी। नई बहू की आने की खबर सुनकर आस पड़ोस को इकट्ठा होते देख रोशन को इन्हें दिल्ली जाना है कि भूमिका बांधने का विचार आया ही था कि तभी काकी बोल पड़ी, जवाने बाद तीज में रौनक आएगी। बड़ा भला क्या रोशन, तूने जो अपनी बहू को शुभ अवसर पर ले आई। गीता की आंखों में असमंजस देख रोशन काकी का हाथ पकड़कर बोली, काकी मैं और दीपक के पापा तो 2-4 दिन रुकेंगे, पर गीता और दीपक तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दरअसल आज इनको मायके जाना था, पर आपको देखने की लालसा में हमारे साथ चली आई। अरे, काकी का खिला चेहरा बुझता देख काका झट से बोले, देख सुन लिया, ये काम क्या काम तसल्ली की बात है, ठीक भी है, बहू की पहली तीज तो मायके में ही होती है। गीता और दीपक कुछ देर में चले जाएंगे। यह सुनकर काकी कुछ हड़बड़ाती हुई तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए रोशन से बोली, जरा मेरी अलमारी तो खोल। रोशन ने अलमारी खोली तो काकी धीरे से उठी, देर तक अलमारी में सामान उलट पुलट कर एक डिबिया और पैकेट निकाल कर लाई। ये पायल है, तेरी मुंह दिखाई राम किशोर सुनार के पास से ले आई थी। पायल हिलाती हुई वो बोल रही थी, इससे घुंघरू खूब बजते हैं, जरा इसे पहन पायल की रुंझुन सुना दे, लगे कि घर में लक्ष्मी आई है, बुढ़िया का मन तृप्त हो जाएगा। काकी अपनी भावुकता और छलकने की आतुर आंसू पोंछते हुए बोली, ये साड़ी भी है तेरे लिए, पिछले साल यहाँ साड़ी वाला आया था। गोटा पत्ती की रंग बिरंगी लहरिया की नजर अटक गई थी। तब सोचा भी नहीं था कि तेरे लिए खरीद रही हूँ। हरी लहरिया खूब फबेगी तुझ पे, तीज में पहनना, खोल के देख तो पसंद आई। काकी ने चौ से साड़ी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा, तो गीता ने झट से पैकेट खोल दिया। प्रशंसा भरी नजर डालकर वो बोली, बहुत प्यारी है, बहुत, और पायल बहुत सुंदर है, पहन तो जरा। जी, कहकर गीता ने काकी की दी हुई पायल पहन ली और पैर हिलाकर घुंघरू छनकाती तो रोशन समेत सब मुस्कुरा पड़े। कितनी दूर है मायके? काकी ने रोशन की तरफ देखा तो वह झट से बोली, 2 घंटे ही लगेंगे अब।
अभी निकल जाए तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे कौन निकल रहा है और कहाँ? घर के भीतर आती पड़ोस की कुसुम भाभी ने पूछा। तो रोशन की जगह मालती भाभी ने जवाब दिया, काकी पुतौहू जा रही है मायके। अरे हम तो ताजी ताजी मेहंदी पीस लाए हैं, मेहंदी नहीं लगवाइएगा क्या? कुसुम भाभी के साथ आई उनकी बेटी मंजू बोली। मेहंदी की अप्रत्याशित कार्यक्रम देख रोशन चौंकी, पर गीता बड़े कतूहलन से महकती महकती मेहंदी की कटोरी देख बोली, ये पत्ती वाली मेहंदी है क्या? अरे क्या इसे लगाएंगे, महीने भर रंग ना जाएगा? मंजू की बात सुन गीता की आंखों में मेहंदी लगाने का लोभ दिखा। दरअसल मेहंदी लगाने के लिए उसने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया था, पर गांव आने के तुरंत बन प्रोग्राम से कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि मेहंदी लगवा नहीं पाई। थोड़ी देर रुक जाती तो मेहंदी का शगुन हो जाता। हमारी मंजू सी मेहंदी आसपास के 4 गांव में कोई नहीं लगा पाता। मालती के कहने पर मंजू बोली, थोड़ी देर क्यों, हम तो कहते हैं रुकिए यहाँ, कल सिंजारा है, हम सब तैयार होंगे। हरियाली तीज में यहाँ खूब रौनक होती है, आपको गांव दिखा लाएंगे, गांव देखा है आपने? गीता ने नाम में सर हिलाते तो मंजू बोली, फिर तो जरूर देखिए, झूल झूला डला है, खूब पेले लगाएंगे। गीता को कोई प्रतिकार ना करते देख रोशन ने इशारे से गीता को बुलाकर धीरे से कहा, बेल बनवा लेना, जल्दी हो जाएगा। पर मम्मी, मैं तो हाथ भरकर लगवाना चाहती हूँ। तो बैठे रहना शाम तक, अरे देर नहीं हो जाएगी तुम्हें? और कहीं यहीं अटक गई तो क्या? मैं तो सोच रही हूँ कि रुक ही जाऊं। सब तीज की कितनी बातें कर रहे हैं, यहाँ की ट्रेडिशन तीज देखने को मिल जाएगी। और तुम्हारी मम्मी? उसके साथ 2 दिन बाद स्टील के झूले पर बैठाकर घेवर खाकर सावन मना लूंगी। अरे पर वो इंतजार, मम्मी को मैं फोन करके बता दूंगी और पापा और दीपक को बता दीजिए। गीता की बात सुनकर रोशन ने हंसकर अपने माथे पर हाथ लगाया, फिर उत्साहित हो सास के पास आई काकी सास के पास आई तो काकी ने उसे देखते ही चिंता से बोली, गीता कहाँ चली गई? बुलाओ उसे, जल्दी से मेहंदी लगवा ले, जाना भी तो है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगवाएंगे। अब वो मेहंदी तीज की रौनक देखकर जाएंगी आपकी पतोहू। रोशन हंसकर बोले तो काकी का चेहरा खिल गया और वो मंजू से बोली, इसके हाथों में बढ़िया वाला झूला और बन्ना बन्नी बनाना। अरे महारानी को बुला दो, कोई तीज की चूड़ियां तो दे जाए। और हाँ, महाराजिन को कह दो जरा घेवर मिठाइयां बनवा ले। क्या मायके खाली हाथ जाएगी या? काकी ने एक हाथ साथ इतने आदेश दे दिए कि देर रात तक फुर्सत पाना मुश्किल था। दूसरे दिन गीता को सजा धजा कर देख काकी उसे देर तक अपलक यूं निहारती रही, मानो अतीत को तलाश रही हो। जहां जहां वो जाती काकी की नजरें वहीं उसे घूरती। लहरिया साड़ी और पायल की रुंझुन में काकी ने घर भर की बेटियां बहू को याद किया। जिस दुकान से कौन सी चूड़ियां, पायल या साड़ी वाले ने कब किसके लिए किस मौके पर खरीदे हुए, सबको याद करके साझा किए जाने लगे। काकी भी तैयारी गर्माहट पाकर पुलक से उठी, यह कहकर चुटकी लेने से नहीं चूके कि गीता बिटिया के आते ही तुम्हारी काकी का याददाश्त की लौ अचानक बढ़ गई। तीज की धूम में दम मारने की फुर्सत ना मिली। रह रहकर पंचायत जमती तो दुनिया जहान के किस्से निकलते। 2 दिन कहाँ निकले किसी को नहीं पता चला। पहली बार सावन लगा मम्मी जी, वरना अभी तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही बहल जाते थे। गीता ने चलते समय भावुक होकर रोशन से कहा। काकी तो गीता से लिपट कर यूं रो दी मानो बिटिया को विदाई कर रही हो। रोती क्यों है, फिर आएंगे ये लोग? क्यों? दीपक आएगा ना गीता बिटिया को लेकर? दीपक कुछ कहता उससे पहले गीता बोल पड़ी, हाँ काकी साहब, हम लोग जल्दी आएंगे।
तुझे अच्छा तो लगा ना? काकी सास ने पूछा तो गीता, हाँ काकी, सब बहुत अच्छा कहकर वो भावुक हो गई, उनके गले लग गई। अब हर साल तीज यही मनाना। इस साल तो कुछ कर ना पाई, अगली तीज में देखना क्या धूम होती है। गीता की कभी पीठ तो कभी बाजू को कमजोर हाथों से सहलाती काकी का उत्साह देख रोशन हैरानी से उन्हें देखते रह गया। अब देखो कितने दिन चल पाती हूँ, कहने वाले काकी के चेहरे पर अगले साल की तीज का उत्साह बरस रहा था। जिस गीता को बस 2-3 घंटे की बात है फिर दिल्ली के लिए निकल जाना है कहकर तसल्ली दे सी रही थी, वो तो बड़े मजे से 2-3 दिन रुक गई। दीपक और उसके पापा जो गांव आने के नाम पर बिदक रहे थे, चिंता फिक्र से दूर उन्हें यहाँ आना मेडिटेशन कैंप में आने सा लगा। अलवर में जो रोजी रोटी कमाने की आपाधापी ही रहती है, सब गीता के यहाँ रुक जाने के निर्णय का आभार व्यक्त कर रहे थे। और गीता तीज के मौके पर यहाँ आने का तुड़ा फुड़ा बने कार्यक्रम को लेकर रोशन को थैंक यू मम्मी जी कहते हुए नहीं थक रही थी। रोशन की को गीता का उत्साह और खुशी कहीं से भी बनावटी नहीं लगी थी। दिल्ली जाते समय रास्ते पर गीता इन दिनों गांव में खिंचाई फोटो को खंगाल खंगाल कर देखती रही। घेवर, श्रृंगार, मेहंदी, पूजा, पटरे वाली मोटी रस्सियों का डाला झूला, सारी यादें मोबाइलों में कैद थी। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर अटकी सी। उस तस्वीर में वो खो सी गई। तीज के दिन झूला झुलाते समय अचानक पानी बरस गया था, तो गांव की किसी सखी ने उसे मोम जामा ओढ़ा दिया। मोम जामा ओढ़े खुद को देख उसे हंसी आई, फिर उसने आंखें मूंद ली। ओढ़े हुए जामे में बारिश की बूंदे की तरपड़ाहट उसे कब अभी भी महसूस हो रही थी। घेवर की महक और सजी सवरियां महिला की हुजूम और प्राकृतिक की हरियाली रूप उसके अंश में समाता जा रहा था। इस बार सावन का सोंधापन मन में भीतर तक उतर गया। क्यों कहे इस बार सावन सावन सा लगा। जिस सावन को करीब से बहुत करीब से महसूस किया, उसकी खुमारी लंबे समय तक उस पर छाई रहेगी। उस सावन अनुभूति के लिए मन बारंबार गांव की ड्योढ़ी की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।